सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करते हैं और एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ डायग्राम में सन को शो किया गया है और सन के चारों तरफ प्लैनेट जो है वो रिवॉल्यूशन कर रहा है। जिस पाथ में प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है उसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। केपलर के फर्स्ट लॉ में हम लोग देख चुके हैं कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड जिस ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है वो ऑर्बिट सर्कुलर ना होकर के एलिप्टिकल होता है। तो यहाँ एलिप्टिकल शेप जो है हमने शो किया है। केपलर का फर्स्ट लॉ ये भी क्लियर करता है कि सन हमेशा इस एलिप्स के किसी भी एक फोकस पर लाई करेगा। तो यहाँ पर हमने सन को इस फोकस पर शो किया है। किसी भी एलिप्स के लिए जो ये डिस्टेंस ए से लेकर के बी तक का होता है इसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर जो दूसरी एक्सिस होती है उसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। माइनर एक्सिस की लेंथ हमेशा मेजर एक्सिस से कम होती है और फोकस हमेशा मेजर एक्सिस के अलोंग लाई करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन हमेशा मेजर एक्सिस पर ही लाई करेगा। मेजर एक्सिस के हाफ को हम लोग सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। अगर ए बी मेजर एक्सिस है तो उस केस में ए बी बाई 2 जो है वो सेमी मेजर एक्सिस होगी। तो सेमी मेजर एक्सिस को हम ए सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ए सी की लेंथ हमने यहाँ एज्यूम किया है कि स्मॉल ए के बराबर है। तो स्मॉल ए इस एलिप्टिकल पाथ की सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट में एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर लेता है तो उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसको हमने यहाँ पर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है। तो कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। तो अगर प्लैनेट अपना मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो वापस इसी पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो हर प्लैनेट के लिए अपना टाइम पीरियड अलग अलग होता है। अब टाइम पीरियड किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये केपलर का थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता है। तो केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली कैपिटल टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ए क्यूब, जहां पर कैपिटल टी टाइम पीरियड है इस प्लेनेट के रिवॉल्यूशन का और स्मॉल ए सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है। तो यहां से क्लियर होता है कि कैपिटल टी का जो स्क्वायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल ए क्यूब के, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। In other words, the square of time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the elliptical orbit. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी प्लैनेट के लिए टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। अगर किसी प्लैनेट का ऑर्बिट सन के अराउंड सर्कुलर नेचर का होता तो उस केस में डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन की वैल्यू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के बराबर होती। लेकिन केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में ये चीज क्लियर की थी कि कोई भी ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर नहीं होता बल्कि उसका नेचर एलिप्टिकल होता है। तो इसलिए यहाँ पर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का कंसेप्ट जो है वो नहीं आता है। यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वही एक एवरेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि किसी प्लैनेट और सन के बीच में होता है। तो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन के दौरान किसी भी प्लैनेट की पोजीशन लगातार चेंज होती चली जाती है। जब ये प्लैनेट ए पॉइंट तक पहुंचता है तो इसका डिस्टेंस सन से मिनिमम हो जाता है और बी पॉइंट पर पहुंचने पर प्लैनेट का डिस्टेंस सन से मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि प्लैनेट का जो डिस्टेंस है सन से वो कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार चेंज करता चला जा रहा है। तो अगर हमको एक एवरेज डिस्टेंस प्लैनेट और सन के बीच में चाहिए तो उसके लिए हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो ये सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है यही एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए केपलर के लॉ में यहाँ पर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की जगह पर सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ ली गई है। अगर सपोज किसी भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नेचर का होता तो यहाँ पर हम सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ की जगह पर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट को यूज करते। लेकिन किसी भी प्लैनेट का रिवॉल्यूशन सन के अराउंड सर्कुलर नेचर का ना हो करके एलिप्टिकल नेचर का होता है, इसलिए हमें यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि केपलर के थर्ड लॉ में टाइम पीरियड का भी एक टर्म आता है इसलिए केपलर के थर्ड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ पीरियड्स बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन से ये क्लियर होता है कि अगर स्मॉल ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो टाइम पीरियड की वैल्यू ज्यादा होगी और अगर स्मॉल ए की वैल्यू कम होगी तो उस केस में टाइम पीरियड की वैल्यू भी कम होगी।
तो if small a increases, then time period will increase, and if small a decreases, then time period will decrease. अगर सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ बढ़ती चली जाती है तो उस केस में प्लैनेट सन से दूर होता चला जाता है, और अगर सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कम होती है तो उस केस में जो भी प्लैनेट है वो सन के नजदीक आता चला जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर प्लैनेट सन से दूर है तो उस केस में उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, और अगर वो सन के पास में है तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। सन से नियरेस्ट जो प्लैनेट है वो मरकरी होता है, तो इसलिए मरकरी की जो सेमी मेजर एक्सिस होगी उसकी लेंथ मिनिमम होगी, तो इस वजह से जो टाइम पीरियड है वो भी मिनिमम होगा। इसलिए मरकरी को सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में सबसे कम समय लगेगा। इसी तरह से अगर हम उन प्लैनेट्स की बात करते हैं जिनका डिस्टेंस सन से ज्यादा है तो एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये चीज यहां से क्लियर होती है। तो ये इक्वेशन एक तरह से टाइम पीरियड और डिस्टेंस फ्रॉम द सन के बीच में एक रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करती है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि किन्हीं दो डिफरेंट प्लैनेट्स के टाइम पीरियड और उनके मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करें, तो उस केस में हम लोग इस इक्वेशन को एक डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए क्यूब। यहां पर हमने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया है, जिसकी वजह से यहां पर एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। तो सपोज फर्स्ट प्लैनेट 1 है और सेकंड प्लैनेट 2 है, तो उस केस में फॉर फर्स्ट प्लैनेट T1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू K इंटू A1 क्यूब, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। और फॉर सेकंड प्लैनेट T2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू K इंटू A2 क्यूब, ये सेकंड इक्वेशन है। सपोज हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो उस केस में क्या मिल जाएगा हमको, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर इक्वल टू A1 क्यूब डिवाइडेड बाय A2 क्यूब। क्योंकि K एक कांस्टेंट है, K की वैल्यू हर केस में इक्वल होगी, चाहे वो कोई भी प्लैनेट क्यों ना हो। तो जब डिवाइड करेंगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो किन्हीं भी दो प्लैनेट्स के टाइम पीरियड को अगर हमको कंपेयर करना है तो उस केस में हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, जहां पर T1 और T2 जो है उनके टाइम पीरियड्स हैं उन दोनों प्लैनेट्स के सन के अराउंड रिवॉल्यूशन के, और A1 और A2 जो है वो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज यहां पर और क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि जो A है यानी कि लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ये एक तरह से मीन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है सन और उस प्लैनेट के बीच के। इसको हमने यहां पर भी लिखा हुआ है कि स्मॉल ए इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस और एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी उस प्लैनेट और सन के बीच का जो एवरेज या मीन डिस्टेंस है उसको स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं।